एवरीवन, मेरा नाम है मनु और हम एक बार फिर आए हैं नए वीडियो के साथ। मैं हूं गौतम और आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज पे। क्लाइमेट चेंज पे बहुत ही गंभीर डिस्कशन होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। तो अब ये है कि हम दोनों के व्यूज़ काफ़ी मैच करते हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, लेकिन अगर दोनों ही फॉर में हो जाएंगे तो डिस्कशन में बचेगा क्या? फिर भी वी विल ट्राई तो प्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैं अगेंस्ट में चला जाता हूँ। ऐसा तो ऐसा। अरे हर चीज़ अगेंस्ट नहीं करना। नहीं, मैं थोड़ा सा ट्रम्प सपोर्टर्स की तरफ से बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से क्लाइमेट चेंज एग्जिस्ट ही नहीं करता? हाँ, अच्छा, एविडेंस। जस्ट लाइक ट्रम्प सपोर्टर्स। एविडेंस। अर्थ जो है फ्लैट है। इसके अलग अलग फेजेस आते जाते रहता है। अच्छा, हाँ। कभी उसका आइस एज आया था, फिर नॉर्मलाइज हुई थी। तो जब आइस एज से नॉर्मलाइज हो रही थी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उस टाइम में लोगों ने बहुत कार्बन एमिशन किया था। उसके बाद में कि कार्बन एमिशन की वजह से सोलर इफेक्ट ज़्यादा हो गया था, ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा हो गया था और उस वजह से गर्मी बढ़ गई थी, इसलिए आइस एज खत्म हो गई थी। तो ये तो अर्थ के अंदर जो है वो चलता रहता है। तो उसके वजह से ये नहीं कह सकते कि भाई आपकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना। अर्थ का सिस्टम है, वो कभी ठंडी होती है, कभी गर्म होती है। अच्छा, भाई मैं तो ट्रम्प को सपोर्ट करूंगा। ट्रम्प बोलता है कोई ग्लोबल वार्मिंग एग्जिस्ट नहीं करती। दुनिया तो ट्रम्प को बेवकूफ़ बोलती है ना इस मामले में। वो प्रेसिडेंट रहा है ना, हाँ, तो उसके सपोर्टर तो है ना। प्रेसिडेंट तो फिर कोई बन जाता है। ना ऐसा नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती है। यार आप बताओ ऐसे टॉपिक बोल रहे हैं फिर तुम्हारे तो रिप्लाई भी ना कर पाऊँ। आप बताओ एग्जिस्ट करती है? आप प्रूफ दो कैसे एग्जिस्ट करती है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर तो पिघलेंगे, मैं कहता हूँ, मैंने आपको पहले समझा दिया। वो अर्थ की साइकिल है। टॉपिक खत्म कर दिया तुमने। अच्छा, जो साइंटिस्ट बोल रहा है कि ग्लेशियर्स की जो ठीक है, पिघलना इज अ नॉर्मल प्रोसेस, धरती गर्म होनी है, ठंडी होनी है, दैट इज अ साइकिल ऑफ अर्थ। लेकिन जो वो बोल रहे हैं कि उसकी स्पीड तेज होगी पिघलने की। हाँ, तो उसका रीज़न क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से ये फर्क आ जाता है। अच्छा, मुझे बताओ, चलो ठीक है, दूसरे से एक अर्थ चल रही थी, बस मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स चल रही थी, ठीक है, हर जगह पेड़ पौधे, हर जगह सब कुछ ग्रीन ग्रीन ग्रीन। कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं जो ग्रीन हाउस कैसे से रिलीज करती हो, एक्सेप्ट वॉल्केनोस, है ना, उसके अलावा कुछ और था भी नहीं। हाँ जी। ठीक है, फिर कुदरत ने हम इंसानों को जन्म दे दिया। हाँ जी। ठीक है, हमने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करते, उनको काटना शुरू कर दिया। अब वो डिवाइसेस बनानी शुरू कर दी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट रिलीज करें, जैसे कार बना दिया, एसी बना दिया, रेफ्रिजरेटर बना दिया, बहुत सारी चीज़ें बना दी जो ग्रीन हाउस के। तो उसका इम्पैक्ट 0.1%, 0.001%, 0.0001%, कुछ तो पड़ रहा होगा नेचर पे ना, जो हमने कांड किए हैं एज अ ह्यूमन। मेरे ख्याल से वो जो तुम्हारा नेचुरल वॉल्केनो है, ग्लेशियर्स जो गर्म पानी का जो स्रोत है, जैसे आपका येलोस्टोन में है, आपके बद्रीनाथ में है, वो ऐसे बहुत सारे हैं। तो वो तो बहुत पहले से चल रहा है। हाँ, तो अभी तो मैं कह रहा हूँ ना, वो अर्थ का सिस्टम है, वो उसी में घूम रहा है। क्योंकि टोटल आपका जो कार्बन अर्थ में था वो पहले भी उतना था, अभी भी उतना ही है। वो चेंज कर रहा है फॉर्म, दैट्स इट। मैं तो बात से डिनाई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि हम जो है ना, हम ह्यूमंस, वी आर कैटलिस्ट। जो भी हो रहा था उसमें हम कैटलिस्ट से काम कर रहे हैं। मतलब थैनोस से साथ में एग्री कर रहा है। अरे थैनोस क्या ले आया यार। चलो ठीक है, हाँ, थैनोस से कर रहे हैं, लेकिन हम कैटलिस्ट हैं। हम कैटलिस्ट हैं। हम कहते हैं हमारे रहने जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? ग्लोबल वार्मिंग जो थी वैसी रहेगी। अब गाय को उठा लो, जो आपके गाय है, सांड है, जो भी है सब, और जो आपके नील गाय है, जंगली जो विल्ड बीस्ट है, ये सब। अब ये सभी तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह, ग्लोबल वार्मिंग पैदा कर रहे हैं। वो सोडियम रिलीज कर रहे हैं, गूगल करते हैं, चलिए। वो सल्फर ऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। अरे गूगल करते हैं, अरे वो कर रहे हैं, उनसे मीथेन रिलीज हो रही है। हाँ, गूगल करते हैं, मीथेन रिलीज हो रही है उनसे। तो उससे ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही है। मीथेन इज अ डिफरेंट थिंग, और वो तो हमेशा से थी। ग्लोबल वार्मिंग उससे भी हो रही है फिर। अब मतलब आप कह रहे हो कि जो विल्डर बीस्ट, ये जो लाखों के झुंड में इधर से उधर मूव कर रहे हैं, वो भी ग्लोबल वार्मिंग करेंगे क्योंकि वो मीथेन छोड़ रहे हैं, उससे आपका टेम्परेचर बढ़ जा रहा है उस एरिया का। मैं ऐसे सवालों का जवाब नहीं दे सकता। देखो अगेंस्ट में जाना तो अच्छे से जाओ। अरे तो मैं फैक्ट पे तो रहो यार। फैक्ट की बात कर रहा हूँ। फैक्ट पे यू कैन नॉट प्रूव कि ग्लोबल वार्मिंग ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। नहीं, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ सिर्फ एक पॉइंट पे कि भाई ग्लोबल वार्मिंग आपका एक लोकल फिनोमिना हो सकता है। टेम्परेचर चेंज होना है, ग्लोबल नहीं है वो एक एरिया का फिनोमिना हो सकता है कि भैया आर्कटिक का कुछ एरिया फ्रीज वो गल रहा है, लेकिन एंटार्क्टिका का नहीं गल रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? एंटार्क्टिका में भी तो रोज की ग्लेशियर्स। मैं कैसे मान लूँ?
अब मैं कैसे मान लूँ यार, वो तो फिर अब मैंने पेरिस नहीं देखा तो मैं आप कैसे मान डेटा लूँ कि पेरिस दिखाइए एग्जिस्ट करता है? वही आप बात हो गई आप तो। डेटा दिखाइए मुझे। तो वो साइंस आर्टिकल पढ़ो। अरे यार साइंस आर्टिकल अब मैं कम से कम 20 साल से देख रहा हूँ, 20 साल से ये देख रहा हूँ कि आपका सी लेवल बढ़ेगा 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 बढ़ बढ़ेगा। रहा है। सी लेवल अरेबियन सी का बढ़ रहा है, बे ऑफ बंगाल से कम हो रहा है। किसने कहा ऐसा? गूगल कर लो। पता नहीं कहाँ से पढ़ा था यार, छोड़ो। अरे मैं तो बता रहा हूँ। अब ये मुझे ट्रम्प जी ने कॉल करके भी समझाया था, लेकिन अब ये है। अब उनको ट्रम्प ने समझाया था, पता नहीं। चलो ये तो बहुत हो गया बकैती। अब आते हैं ऑनेस्ट ओपिनियंस पे। तो जी क्लाइमेट चेंज तो है और बहुत सीरियस इशू है। हम लोग एनसीआर के अंदर भी देख लें, अगर चलो ग्लोबल छोड़ दो, अपना देख लेते हैं। पहले आराम से 40, 42, 43 जा रहा था और 46, 47 जा रहा है। कुछ दिनों में दुबई वाला हाल हो जाएगा, 50 टच करेगा। नॉर्मल एसी तो काम भी नहीं करेंगे। सही बात है। तो ऊपर से लू इतनी चल रही है। पहले आंधी 15 दिन 20 दिन आती थी, अब आंधी एक डेढ़ महीना आती है एनसीआर में और आती रहती है। मुझे बताओ इसमें रीजंस क्या है? तुम्हें लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है, ये क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? यार टोटल एक इकोलॉजिकल सिस्टम है वर्ल्ड के अंदर। हाँ ठीक है। टोटल इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर ये है कि भाई ये स्पीशीज़ का ये काम है, ये स्पीशीज़ का ये काम, ये स्पीशीज़ का ये काम है। उस हिसाब से उनका फूड चेन चल रहा है, उस हिसाब से उनका सॉइल के ऊपर उनका इफेक्ट जो है वो चल रहा है, और एनवायरमेंट पे जो इफेक्ट था वो चल रहा है। वो हज़ारों साल चल रहा है जब तक लोग ऑर्गेनिक थे। ठीक है। ऑर्गेनिक खाते थे, ऑर्गेनिक यूज़ करते थे, ऑर्गेनिक रहते थे। वो जो जैसे कि उनका नेटिव अमेरिकन्स थे, हमारा जो पुराना सभ्यता थी उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जैसे ये डेवलपमेंट हुआ, इनऑर्गेनिक होने चालू हुए। अब इनऑर्गेनिक होने के बाद में ये है कि अरे वो चीज़ हिंदी में बात करो, ज़्यादा साइंटिफिक टर्म्स में बात मत करो, हमारी जनता को ज़्यादा साइंटिफिक सिस्टम। अच्छा अब मैं बताऊंगा। अब लोग जो हो गए हैं ना, वो जो ज़्यादा वस्तुओं पे चले गए हैं, प्लास्टिक से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो प्लास्टिक इज अ प्रॉब्लम ना, ये एक बड़ा कॉज है। अच्छा। एक बड़ा कॉज है। उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसकी रिसाइकलिंग नहीं हो पाती है, उसको जलाना करना सब कुछ। इवन मैंने ये जो टी शर्ट पहन रखा है, ये रिसाइकिल नहीं हो सकता। कहने के लिए कॉटन है, लेकिन रिसाइकिल नहीं हो सकता। ये फेंका ही जाएगा, कहीं मिट्टी में गाड़ा जाएगा या फिर जलाया जाएगा। शायद आप लोगों को बहुत पता ना हो। हाँ, ये टी शर्ट का जो फैब्रिक है, अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो प्योर कॉटन के नाम से बेच रही है, लेकिन वो रिसाइकिल नहीं कर सकता। एक बार इसमें हल्का छेद हुआ, मैं उठा के फेंक दूंगा, एंड वी कांट रीयूज इट। और हमारी जनसंख्या 130 करोड़ की है और 90% ये यूज़ कर रहा है, कोई प्योर कॉटन खादी नहीं यूज़ कर रहा। अच्छा, उसके अलावा और क्या लगता है? जैसे बहुत सारे पॉल्यूशन देखिए, उससे पहले जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, उस टाइम पॉल्यूशन बहुत, और इधर ब्रिटेन में हुआ, यूरोप में हुआ, उस टाइम में चीज़ें पीक करी थी। उस टाइम पे खास करके जब आपके वर्ल्ड वॉर्स हुए थे, तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा लगी थी, आर्म्स, एम्यूनेशंस की, शिप्स की, हर चीज़ की। और उस टाइम आपका कोल बर्न करके ही लोहा गलाते थे। वही बेसिक प्रोसेसेस थे। अभी भी चलिए वो रीज़न था। अभी भी जैसे हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं 70% कोल से ही आ रही है। अब मैं कह रहा हूँ, मैं भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी ले ली, मैं भाई एनवायरमेंट का ध्यान रख रहा हूँ, उसकी जो मैं रिचार्ज कर रहा हूँ तो 70% बिजली तो कोयला जलाने से आई है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कार ले लेने से, एक साथ साथ हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कार ले लेने से आप एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाओगे, दैट इज नॉट करेक्ट। यस। तो उसके लिए आपको फिर सनरूफ लगानी पड़ेगी। सनरूफ आप लगाओगे, सॉरी सनरूफ नहीं, वेरी सॉरी फॉर दैट, सोलर रूफ लगानी पड़ेगी। सोलर रूफ आपने लगा ली, उसके बाद में आप उसको डेली भी नहीं यूज़ कर पाओगे, क्योंकि आप दिन में तो ऑफिस जाओगे। वहाँ पे चार्जिंग पोर्ट अगर नहीं यूज़ करोगे, 70% कोयल वाला, घर पे आओगे तब तक रात हो चुकी होगी, रात में सोलर रूफ काम नहीं करेगी। या तो फिर बैटरी में रिचार्ज करो, बैटरी से करो, उसमें लॉस हो जाएगा, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगा, पैसे ज़्यादा खर्च हो जाएगा। और इतना कोई भी नहीं कर सकता प्रैक्टिकली, इतना कोई भी नहीं कर सकता जो कि नॉर्मल सोच रहा है। मैक्सिमम लोग ईवी व्हीकल से लेता है। वापस आते हैं अभी ओके, अभी हम कॉजेस पे जाते हैं, फिर हम रेमेडिएशन पे जाएंगे। कॉजेस तो सिर्फ ह्यूमंस हैं। अरे वो तो बहुत, ह्यूमंस को तो हटा नहीं सकते ना। अब ह्यूमंस की एक्टिविटीज को वो तो थानोस बता के गया, हटा सकते। तो इसके ऊपर बहुत चीज़ें बन चुकी हैं। अब सेकंड थिंग, जैसे कि अगर ह्यूमंस जो हैं वो अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नीड और सप्लाई का जो उनका हिसाब किताब है उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करे, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमंस अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने से रहा। गवर्नमेंट को किक इन करके लाइफस्टाइल चेंजेस करवाने पड़ेंगे, फोर्स करने पड़ेंगे, तभी हो पाएगा। जैसे चाइना का हिसाब किताब है, जापान का हिसाब किताब है, टेम्परेचर आपका एसी का इतने पे सेट रहेगा, आप 18 पे करके नहीं चला सकते, 23 पे सेट रहेगा, 24 पे सेट रहेगा। बाहर से आओगे थोड़ी देर गर्मी लगेगी, बाद में नॉर्मल हो जाओगे। तो उस वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कम होगा, और एक घर का नहीं होगा, सारे कंट्री का कम होगा, तो वो इफेक्ट पड़ता है। तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस सबसे मेजर कॉज है जो कि
पॉल्यूशन कर रहे हैं आपका, उससे आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, उससे आपका ये सब हो रहा है। सेकेंडली अब मैं कहूँगा कि क्लाइमेट चेंज रिवर्सिबल नहीं रह गया, काइंड ऑफ कहते हैं कि रिवर्सिबल है। हमारी लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गई है कि वो रिवर्सिबल रह ही नहीं गई है कि हम लोग वापस बैक टू नॉर्मल लाइफ में जाए, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है, इतनी सारी पॉपुलेशन है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अगर हम इतनी चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे जो कि इतनी सोफिस्टिकेशन लेवल पे है। अब मैं 19th फ्लोर पर रहता हूँ, मैं कितनी बार सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ सकता हूँ, मुझे लिफ्ट यूज़ करनी है। मेरी फैमिली 4 लोगों की है, दिन में 4 बार नहीं देखो वो चीज़ें अब वो अनअवॉइडेबल है वहाँ, लेकिन जो चीज़ अवॉइड हम कर सकते हैं उस तो कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें अवॉइड करोगे? बहुत सारी चीज़ें, जैसे वो हिंदी में या अंग्रेजी में कहावत है ना कि बूंद बूंद से समंदर बनता है, या एवरी ड्रॉप काउंट्स अंग्रेजी में बोले तो जैसे हम दोनों तो ऑलमोस्ट हर कोई करता है, मतलब हम दोनों क्या हम हर कोई करता है। कार पुलिंग इज़ अ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट, आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लोग करते नहीं है फिर भी। कोविड है ना? कोविड तो है ही, कोविड के पहले भी कौन सा कर रहे थे। मजाक कर रहा हूँ, नहीं वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं हो पाता। इंडिया जैसे कंट्री में ना गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। गवर्नमेंट चाहती है कि सब कुछ हम करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का भी रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत। अब जिस एरिया में हम रहते हैं ना, यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो अब मुझे तो अपनी कार निकालनी ही पड़ेगी। चलो कार पुलिंग हम कर भी लेंगे, लेकिन फिर भी कार तो निकल रही है ना। कार पुलिंग में 2 लोग चले जाएंगे, 4 लोग चले जाएंगे, लेकिन अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो तो वो तो एक बल्क में लेके जाएगा ना, तो वहाँ तो बचेगा ही बचेगा। कहावत है ना, कंट्री को डेवलप तब कहा जाता है कि तब आपको अपनी पर्सनल व्हीकल का यूज़ ना करना पड़े, तब कंट्री डेवलप माना जाता है। अब जैसे हमारा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है, नो डाउट बहुत अच्छा काम, इससे अच्छा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आज तक आया नहीं है, लेकिन ही इज़ कॉपिंग व्हाट यूएस डिड। राइट, यूएस के अंदर आपका कम्युनिकेशन का हिसाब किताब कार है, पर्सनल लगी अगर आपको इधर से तो मूव करना है तो ट्रेन का सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, बाकी फ्लाइट का ठीक ठाक है। उनका कहना है कि यूएस डेवलप तभी किया कि जब वहाँ हाईवेज बने थे, अच्छी बात है, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत यूज़ आया था, अब लोग उसका पर्सनल यूज़ कर रहे हैं। एक्सप्रेसवेज बनाए जा रहे हैं लाइन से, लोग अपना पर्सनल वे का यूज़ करेंगे। अब इन्होंने ट्रेन्स को बढ़ाया है, लेकिन ट्रेन्स का स्ट्रक्चर बहुत ही कम लेवल पे बढ़ाया जा रहा है, उतना लेवल पे नहीं बढ़ाया जा रहा है, इतना एक्सप्रेसवे बढ़ रहा है। और ट्रेन्स के अंदर आपका फिर भी आप एट द इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगा, लेकिन आप उसको धीरे धीरे करके डैम्स बना के उसको आप चेंज कर सकते हैं। ट्रेन्स का ना इंडिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ट्रेन्स, लेकिन जिसके पास पैसा है ना वो ट्रेन्स को यूज़ नहीं करता। ऑब्वियस ही बात है, सिर्फ क्योंकि इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग नेशन और इंडिया कोई रिच कंट्री भी नहीं है, तो 60-70% पॉपुलेशन जो है वो ट्रेन से जाती है, क्योंकि या तो वो मिडिल क्लास है या वो लोअर मिडिल क्लास है। ऑब्वियस बात है, राइट। और जो लोग मिडिल क्लास या थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास या रिच हैं, जो भी हैं, वो लोग कभी ट्रेन में, शताब्दी जैसी जो इंडिया की बेस्ट ट्रेन में काउंट होती है, उसमें तक में ट्रैवल नहीं करते वो कहते हैं कि मैं अपनी कार ले जाऊंगा, अपनी कार लग्जरी कार लेके लेंगे या अपनी कोई कार बुक कर लेंगे, अपने पर्सनल ट्रांसपोर्ट में जाएंगे, हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करना। अब वही बात है ना, मैं वही कह रहा हूँ ना, आदमी जैसे डेवलप कर रहा है उतना पॉल्यूशन फैलेगा, उतना कचरा करेगा। तो एक तो ये है कि वेहिकुलर जो पॉल्यूशन है ना, जो गाड़ियाँ होती हैं, उसको हम कम कर सकते हैं अगर चाहें तो। हाँ, तो अगर एक शहर के बंदे से मैं कंपेयर करूँ कि एक गांव का रिटायर्ड बंदा जो है अपने खाट पे बैठ के हुक्का फूक रहा है, वो उसका कार्बन फुटप्रिंट ऑलमोस्ट 1/4 1/5 होना चाहिए अगर डेटा निकाला जाए तो। कार्बन फुटप्रिंट जो होता है कि आप अपने जो हरकतें कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं डे टू डे यूज़ में, उसके पीछे कितना कार्बन एमिट कर रहे हो। ये इंसान की कार्बन फुटप्रिंट की बात है, उसका गाड़ी का अलग होता है, ट्रेन का अलग है, सबका अलग अलग अपना कार्बन फुटप्रिंट है, पीछे क्या कार्बन छूटता जा रहा है। अब मैं जैसे कि यूरोप का डेटा आया था, जब मैं बचपन में स्कूल में डिबेट वगैरह करता था, तो उस टाइम पे डेटा आया था कि आपकी जो उनके जो लग्जरी क्रूज चलते हैं शिप्स, 8 शिप ऑलमोस्ट पूरे यूरोप की सारी व्हीकल्स के बराबर का एमिशन करते हैं मंथली, 8 शिप्स, दैट्स इट। तो ये अभी एक्जैक्ट डेटा अभी क्या है वो नहीं पता, लेकिन जितना आप लग्जरी पे जाओगे उतना वो कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा होता है। लग्जरी बात छोड़ गया, शिप जो है डेटा आज भी जो 90% या 90 या 100% शिप्स जो है जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होती हैं और जो 90% वर्ल्ड का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हैंडल करती हैं, सब जो है वो फ्यूल पे चल रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, और वो पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हैं। फ्लाइट्स, शिप्स सब वही है, तो इसलिए करो ना, सारी जड़ हम ही हैं और हम ही डिबेट करते हैं, हमें डिबेट कर रहे हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है, सब भाषण देते हैं, भाषण सुनते हैं और घर जाते हैं, वही काम करते हैं जो कल कर रहे थे, सुधारना कुछ नहीं है। ऑब्वियसली बात है यार, एजुकेशन सिस्टम में होगा। अब मुझे यार ऐसा नहीं है, वी आर एजुकेटेड, हमारे जैसे और भी लोग एजुकेटेड है, लेकिन एजुकेटेड होने के बाद भी दो चीज़ें, लिटरेट होना, दो चीज़ें हैं। देख भाई,
लिटरेट हो गए, आपकी बात एकदम सही है, आपकी बात सही है कि भाई लिटरेट डिग्री पे है हम, दिमाग से नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये है। हम जब छोटे थे, जब हम स्कूल में पढ़ते थे 5th 4th क्लास में, तब तक क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग इतना बड़ा टॉपिक नहीं था। ये 2000 के बाद ज़्यादा बड़ा हो गया, ऑब्वियस है। क्योंकि अब लगने लगा डेवलप जो अमेरिका, ब्रिटेन, ये इस तरह की कंट्रीज हैं, वो फुल्ली तरह से डेवलप कंट्रीज हो गए। उनको अब उनके पास टेक्नोलॉजी है कि वो फ्यूल को बंद करना चाहें तो एक बार को सोच भी सकते हैं। लेकिन इंडिया, चाइना, जो अभी भी डेवलप कर रहे हैं, वो कंट्रीज अगर फ्यूल को बंद कर दें तो उनका जो डेवलप ग्रोथ है ना, वो रुक जाएगी। लेकिन ये सब भी मेरे ख्याल से ढकोसलेबाजी है डेवलप्ड कंट्रीज़ की। यूएस का अभी भी ऑयल रिजर्व सबसे ज़्यादा है, ऑयल उसने लेके स्टोर कर लिया है, भले वो टेक्नोलॉजी का चेंज कर रहा है, एलॉन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार लेके आ गया है, लेकिन ऑयल रिजर्व यूएस के पास में बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम होगा। और ये अभी भी दूसरे कंट्रीज़ पे लगाता है कि आप ये करो वो करो, और अपना कचरा दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करता है। कई कंट्रीज़ हैं जो यूएस का सिर्फ कचरा इंपोर्ट करते हैं, कचरा, दैट्स इट। स्वीडन है ऐसा, वन ऑफ द कंट्री स्वीडन है जो अपना कचरा तो खत्म कर चुके हैं। अब दूसरे देशों से कचरा लेके आता है, लाओ भाई कचरा देते रहो, हम उसको जलाएंगे। लेकिन वो उनको जलाने का तरीका थोड़ा सा हाई है कि उसमें पॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन वो जलाएंगे और उससे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। ऑब्वियस बात है। तो वो इज़ अ गुड थिंग। जैसे हमारे गडकरी जी ने क्या BS6 लगा दिया है। BS6 यार, ये देखो एक्चुअली BS6 अगेन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है, चीज़ों को स्लो डाउन कर रहा है। ठीक है, पॉल्यूशन जो आप बहुत कर रहा है यार, लेकिन अब पहले BS6 पेट्रोल में तो बहुत कम फर्क आया है, लेकिन आप NOx का लेवल डीजल के अंदर BS4 और BS6 में कंपेयर करोगे तो बहुत फर्क आ गया। एक्चुअली बताऊँ ना, जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे 2012-13 की बात बता रहा हूँ मैं, तब उनके भाषण सुना करता था। तो इनका एक दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी उस टाइम पे, जो पता नहीं अब कहाँ चली गई, आई डोंट नो। ये बोलते थे कि इंडिया में जितनी भी नहरें हैं सबके ऊपर सोलर लगा दो, ठीक है, उससे 2 फायदे होंगे, 3 फायदे होंगे। इवेपोरेशन कम हो जाएगा पानी का, तो आपके पास पानी ज़्यादा बचेगा, ठीक है। दूसरा, आपको जो नीचे का जमीन ठंडी रहेगी, ऊपर से धूप ज़्यादा पड़ेगी तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तीसरा, आपको एक्स्ट्रा लैंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप 3 प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो एक काम से। लेकिन जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तब से इस टॉपिक पर दोबारा डिस्कशन उन्होंने किया ही नहीं, एटलीस्ट मुझे नहीं पता। तो ये जो चीज़ें हैं जिससे आप चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो। यार इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है, और पूरे कंट्रीज में हर जगह आपको ये नहर और जो भी है हर जगह मिलेंगी। ये सब चीज़ें थ्योरेटिकली बहुत अच्छी लगती है भाई, थ्योरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली जब वो वोट मांग रहे थे, जब हमारा वोट मांगा तो उन्होंने यही चीज़ तो सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन आप प्रैक्टिकली सपोज कि मैंने इंप्लीमेंट कर दी, चलो लखनऊ के पास में मैंने नहर के ऊपर इंप्लीमेंट कर दी, इंदिरा नहर जा रही है लखनऊ के पास में, चुरा नहीं ले जाएंगे लोग, बस ईंटा लेके मारेंगे। राजस्थान का वीडियो आया था, लोग पत्थर मार रहे, यहाँ लोग ट्रेन के शीशे नहीं छोड़ते हैं, इतने गंवार लोग हैं, वो अपने से उनका एंटरटेनमेंट है। तुम उसके सिक्योरिटी पे ज़्यादा खर्च कर दोगे बजाय कि जितना प्रोड्यूस कर रहा है। यार देखो, अब इसको खर्चा 2 तरह से बेटर कि तुम एक क्लोज एरिया लो जिसको तुम अपने से शील्ड कर सकते हो, राजस्थान जैसे जहाँ से धूप पड़ती हो वहाँ प्रोड्यूस करो। उसमें यह है कि आप सिक्योरिटी भी दे पाओगे, उतना रूरल इलाका, इतना सूखा इलाका कि लोग वहाँ मक्खी मारने भी नहीं जाएंगे। वही कर लो। हाँ, वो करो, कुछ तो करो, वो कर सकते हैं। या तो कुछ भी नहीं हो रहा है। इवन कई कंट्रीज समुद्र में लगा रहे हैं सोलर प्लांट। इंडिया में भी शुरू हुआ है। इंडिया में जो मेरे ख्याल से कुछ आंध्रा का मैंने सुना था कि वो कोई लेक है बहुत बड़ी, उसके अंदर बहुत बड़ा सोलर प्लांट सेटअप हुआ है। लेकिन करो तो सही, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। ऑन पेपर तो दे देना कि हम 2040 तक 2050 तक हम कहते हैं एनर्जी 0 कार्बन फुटप्रिंट कंट्री बन जाएंगे 2050, जैसा कुछ बोला था मोदी जी। यार बोला तो बहुत कुछ था, बोलते तो बहुत कुछ है यार, क्या बात है, वो तो सही बात है। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है, ये हमारी सोसाइटीज़ है, मतलब हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, इन सब की छतें खाली पड़ी हुई हैं, क्यों नहीं लगा सकते सबकी छतों पर? कोई नहीं जा रहा, यहाँ तो कोई पत्थर भी नहीं। वाटर रिसाइकलिंग लगवाया है, सोलर भी लगवाया यार। हम कुछ ना करें तो क्या होगा? कुछ ना करें तो क्या होगा, अपने आप हो जाएगा, धरती वापस नॉर्मल हो जाती है। जैसे उन्होंने शुरुआत में कहा था, हटा देगी धरती, मिटा देगी, वो 4 साल में नॉर्मल हो जाएगी। हाँ, यही है कि जैसे कि आपका सॉइल है, उसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट कम होता जाएगा धीरे धीरे। अभी वो बात अलग है कि हम इतना होगा कि भाई इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या क्या हो रहा है एज पर ग्रेटा थनबर्ग। शायद आप भी जानते हो लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है इसका वर्ल्ड के ऊपर क्या पड़ने वाला है, सी लेवल्स का राइज कितना होगा, कहाँ तक इफेक्ट पड़ेगा, हमारी नेक्स्ट जनरेशन पर कितना इफेक्ट आएगा अगर ये लाइफस्टाइल हो, ये हम लोग फॉलो करते जा रहे हैं। और इवन हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है, तो कब तक बढ़ेगा, कहाँ तक बढ़ेगा, वी डोंट नो दैट। राइट।
देखो जैसे वो एक बात बोली कि सी लेवल बढ़ रहा है, तो जैसे आर्टिकल हमने पढ़े हैं उसके हिसाब से तो बॉम्बे या चेन्नई, बॉम्बे तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाएगा क्योंकि कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि वो पहले ही वो सी की जो ज़मीन थी ना वो लेके बना हुआ शहर है। अलग अलग टापू थे, उनको फिल कर करके बराबर। उसको सिटी बनाया था। जो ओशन है या सी है वो रिक्लेम कर लेगा, ऐसा आर्टिकल्स बोलते हैं। बाकी चेन्नई जितना भी कोस्टल एरिया है ना इंडिया का, मेजर सिटीज़ जो है वो सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा, सब में कोई ना कोई नुकसान होगा। दूसरा अपन ये देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इंडिया का सेंट्रल एरिया है, ऑल्दो इंडिया का पानी बहुत हर डायरेक्शन में, लेकिन जो इंडिया का सेंट्रल एरिया है वहाँ पे बारिश कम हो गई बहुत। हाँ, मानसून बीच से रिट्रैक्ट कर रहा है ना। अब मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है जो सेंटर में आता है, महाराष्ट्र के वेस्टर्न बॉर्डर्स नहीं, सेंटर की तरफ, वहाँ पे हर साल सूखा पड़ रहता है। मुंबई में जरूर से ज़्यादा बारिश हो रही होती है, वो एक ही स्टेट के दो हिस्से हैं। ईस्टर्न घाट्स है ना, ईस्टर्न घाट्स पानी रोक ले रहा है। ईस्टर्न घाट्स के उधर पानी बरस रहा है अच्छे से, उसके अंदर रुक जा रहा है। और जो आपका मानसून, सपोज अरेबियन सी है, इधर वेस्ट बंगाल है, बीच में इधर इंडिया है, तो यूँ घूम के थोड़ा सा टर्न करता था मानसून, ठीक है, वो ज़्यादा टर्न कर रहा है। इस वजह से राजस्थान में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अब आप देखो राजस्थान में हर जगह फ्लड्स आ रहा है, पाली जिले से लेकर सब जगह 45, 46, 47 डिग्री तक पहुँच जाती है, इजीली पहुँच जाती है, बहुत इजीली। दुबई बन जाएगा धीरे धीरे, हमको दुबई का फील आएगा। पूरा डेवलपमेंट होना हो, लेकिन फील दुबई का आएगा। फिर हम उससे बचने के लिए एसी चलाते हैं, एसी चलाने के लिए हम बिजली यूज़ करते हैं, बिजली चलती है, कोल चला के बिजली बनती है, और कोल फिर और गर्म करता है। वही तो साइकिल में बने हुए हैं, तो वो साइक्लिक प्रोसेस 45 डिग्री को ठंडा करने के लिए कोल बर्न कर रहे हैं, और कोल हमें 45 से 46 में लेके जा रहा है। ऑब्वियस है, बिल्कुल। आपने बहुत गूढ़ बात कह दी आज। ये जब कुछ इफेक्ट है। पेड़ काट के कंक्रीट्स के जंगल बना देंगे ना, तो यही हाल होगा। पेड़ चीज़ों को ठंडा रखते थे, आपने उठा के बिल्डिंगें बनाती, तो नैनीताल देहरादून में भी बिल्डिंगें बन रही है और कुछ नहीं बना वहाँ पर भी। हाँ, जो वहाँ की ग्रीनरी थी वो सब खत्म होती जा रही है। कुछ दिन में ऐसा मुझे लगता है जैसे दिल्ली एनसीआर दिखता है, वैसे ही नैनीताल देहरादून दिखाई देगा, हर जगह बिल्डिंग बनी हुई है पहाड़ों पर ऐसे स्लैंटेड। लेकिन अब इंडिया से बाहर निकलते हैं, बाहर के कंट्रीज की तरफ देखते हैं, जैसे कि बाहर के अमेरिका में भी देखो, अमेरिका का सेंट्रल अमेरिका है वो पूरा रेगिस्तान सा बनता जा रहा है। हाँ, उसके जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे ग्रीनरी है, लेकिन सेंटर में कोई रहता भी नहीं है। अब मैप देखना, पॉपुलेशन मैप देखना खोल के, कभी गूगल करना पॉपुलेशन मैप ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स या वर्ल्ड का, देखो लोग कहाँ कहाँ रह रहे हैं। हर एक ऊपर से अलग अलग हिसाब है ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूशन का। सो चलो उसका कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। कंक्लूजन बस यही है कि अगर हम ये वीडियो और लंबा बनाएंगे तो हम भी ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा कार्बन फुटप्रिंट बढ़ जाएगा, क्योंकि यूट्यूब का सर्वर ज़्यादा देर तक वीडियो अपलोड करेगा और ज़्यादा देर तक आप देखेंगे। तो कंक्लूजन बस यही है कि इंसान को वो अपना वापस बैक टू बेसिक्स जाना पड़ेंगे। एज पर मी, ये मेरी सोच है कि वो बैक टू बेसिक्स जाओ। की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी चीज़ों को धीरे धीरे कम करो, एक जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, उसके बाद आपको बैक टू बेसिक जाना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारी जो सभ्यता थी वो हजारों साल इसी वजह से शायद चली थी, क्योंकि वो डेवलप करी थी, उनके पास में सब कुछ था। हम ना, लेकिन वो बेसिक्स पे ही रहे थे, नेचर के साथ रह रहे थे, और हमने नेचर को तोड़ना शुरू कर दिया। प्रॉब्लम ये है, पिछले जब से ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है ना, 19th सेंचुरी के बाद से, उसके बाद से चीज़ें खराब होती चली गई हैं। 19th सेंचुरी तक इंसान लड़ रहा, मर रहा, और नेचर को फर्क नहीं पड़ रहा उससे कुछ। ऑब्वियसली बात है, वो भी 100 साल के अंदर इस तरह से जिएंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि 200-300 साल से ज़्यादा लाइफ है, ढंग की लाइफ है। अब यह है कि कोरोना के चक्कर में मास्क बन रहे हैं, फिर जैसे फिल्मों में देखा है ना, पूरे टाइम मास्क पहनने वाले, कोरोना है ना कोरोना, उनकी सांस लेने लायक ही नहीं बाहर। अब लोग स्पेस में जाते हैं तो सूट पहन के जाते हैं। भैया यहाँ पे आपको गर्मी में इतनी गर्मी बाहर हो कि आपको सूट पहन के बाहर निकलना पड़े, वो तो फिर सबका हिसाब किताब भी खत्म हो जाएगा ना। वो रहने लायक प्लेनेट ही नहीं ना, तो फिर सूट पहन के रहना, तो मार्स पे जाके रहो, अर्थ पे क्यों रह रहे है ना। साइंस हम लोग जो है बेसिक्स पे जब तक नहीं जाते तब तक साइंस कचरा ही फैलाता है। स्टोन एज में चले जाए, स्टोन एज की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड बेसिक था, अभी भी अगर मैं गाँव में, मेरे जो नाना जी अब वो नहीं रहे, लेकिन उनकी जो लाइफ स्टाइल थी वो अपना कॉटन की धोती, कॉटन का कुर्ता, वो बात ठीक है, लेकिन बेसिक 20 साल पहले हम भी ना घर में ना आधी ज़्यादा चीज़ें ग्लास की बॉटल्स में आया करती थी, प्लास्टिक में नहीं आया करती थी 20 साल पहले। ऑब्वियसली बात, अब सब कुछ प्लास्टिक में आता है, दूध भी प्लास्टिक में आ रहा है। कुछ तो जाएगा कहाँ, डंप यार्ड में जाता है, आधा जलाया जाता है, आधा फूका जाता है। दिल्ली का डंप यार्ड देख लीजिए, अब 24 घंटा आग जलती रहती थी, अब फिर भी सही हो गई है। नोट करना कि कितने लोगों को याद है कि थम्स अप की बोतल जो होती है वो ग्लास की आती थी, प्लास्टिक की नहीं आती थी। शायद अभी भी छोटी वाली आती है, नहीं आती? नहीं, वो भी 250, वो भी आती है प्लास्टिक में। वो भी प्लास्टिक की आती है, जो अभी ऐड करते थे 5 रुपए वाला। पहले 2 लीटर की बोतल थी ना, वो भी ग्लास में आया करती थी। अच्छा,
अब छोटी तो बॉटल ये टाइम हो गया। अब तो सब कुछ प्लास्टिक। चलो ठीक है फिर क्लोज करते हैं ओके जी, थैंक यू एवरीवन। इतना वीडियो देखा है तो लाइक तो करना ही चाहिए। थैंक यू। कहीं से याद आया मुझे ये लाइन। लाइक करोगे तो कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा, लेकिन कर देना, फिर भी उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। चलो सी यू, Thanks. बाय।